वेलकम टू फिजिक्स अबॉर्ड। रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में देखेंगे कुछ अलग अलग टॉपिक्स को। आइए शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर शीट अबाउट इट्स बेस। एक ट्राइंगुलर शीट है, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्राइंगुलर शीट है, ओके, जिसकी बेस B और हाइट मान लेते हैं h है। ट्राइंगल शेप के वर्टेक्स को ABC मान लेते हैं। बेस के अलोंग देखिए, ये आपका बेस है, ये BC के अलोंग आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये मास दिए हुए शीट का M कैपिटल दे देते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ठीक है, बेस से क्रॉस कर रहा है, तो हमें यहाँ से रिलेट करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा x डैश और x है, और ये मान लेते हैं कि हाइट के अलोंग ये वाला y एक्सिस है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करें कि आप इसमें स्ट्रिप काट लें, ठीक है, y डिस्टेंस पे बेस से, ये y परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे dy एलिमेंट आप काट लें, ओके। तो अगर ये हाइट y हो गई तो यहाँ से यहाँ तक के नाम दे देते हैं इसको d और e। AD की लेंथ कितनी हो जाएगी अब, चूँकि ये h है टोटल लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा h माइनस y, ठीक है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, तो फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से DE लेंथ निकाल लेते हैं। फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, आपने अपने मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी वाले रूल्स को ज़रूर, थ्योरम्स को पढ़ा होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कौन कौन, ADE एंड ट्राइंगल ABC। इनकी सिमिलरिटी के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। DE अपॉन this BC is equal to this height divided by this height। क्लियर है। BC बेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल है, therefore DE कितने के बराबर हो जाएगा, DE हो जाएगा h माइनस y डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई b। DE आपका निकल गया, यानी ये लेंथ आपकी निकल गई। लेंथ निकल गई तो इस दिए हुए स्ट्रिप का एरिया भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आ गया लेंथ, h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इंटू बी, और विड्थ कितनी, दैट इज dy, ओके। अब एलिमेंटल मास निकाल लीजिए फटाफट। एलिमेंटल मास कितना हो जाएगा, dm इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द गिवन ट्राइंगुलर शीट बाई द एरिया, बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इंटू बी एंड dy, ओके। b से b कैंसिल आउट हो गया। अब अरेंज कर लीजिए, 2m और h से h मल्टीप्लाई कर गया, h स्क्वायर हो गया, और ये h माइनस वाई dy। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी है, किसके अलोंग, इस x डैश या BC कहिए, मैं BC ही लिखता हूँ, बेस, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, r स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y स्क्वायर, dm कितना है 2m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर h माइनस वाई dy, ओके। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, बेस में देख लीजिए हाइट 0 से h तक जा रही है, ठीक है। अब जो इसमें कांस्टेंट है उसे बाहर कर लीजिए, 2m अपॉन h स्क्वायर, बच गया कितना 0 टू h, कितना आ जाएगा ये y स्क्वायर h माइनस वाई dy। सॉल्व कर लीजिए, ये 2m अपॉन h स्क्वायर, इससे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये h टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया 1 अपॉन 6 m h स्क्वायर। सो बेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए
ट्राइंगुलर शीट का कितना आ गया 1/6 mh²। देखिए बेस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हाइट पर डिपेंड कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर अबाउट इट्स डायगोनल, अबाउट इट्स डायगोनल। ओके, मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है ऑफ साइड ए, तो सारे साइड तो इक्वल होते हैं, ये चीज़ तो मालूम है हमें। और मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि डायगोनल से गुजर रहा है। इस बार हम इस वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, अलोंग ए सी है। अब इसमें क्या है कि दो डायगोनल होते हैं एक स्क्वायर के अंदर, तो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि स्क्वायर के जो वर्टेक्स होते हैं वो भी राइट एंगल पे होते हैं। अब यहाँ से करना क्या है, ये सारे जो साइड्स हैं ए हैं, तो ए और ए हैं, तो ये कैसा एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बन गया ए और ए। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप लिख सकते हैं इसे √2a। तो ये डायगोनल जितना लेंथ का होगा ये वाला डायगोनल, उतना ही लेंथ का ये भी हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर ये O कह देते हैं तो ये लेंथ कितनी हो गई OB की, OB हो जाएगा दिए हुए डायगोनल का हाफ, तो 1/2। और डायगोनल कितने लेंथ का है, √2 × a। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 टाइम्स कितना हो गया a/√2 हो गया। ओके, और दिए हुए स्क्वायर का मास अगर m है तो डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर को दो इक्वल हाफ्स में कट करता है, तो एक हाफ का कितना हो जाएगा m/2 और दूसरे हाफ का मास भी m/2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब एक ट्राइंगल अभी जस्ट आपने निकाला है जिसका बेस के थ्रू आप एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट द बेस निकालते हैं, तो वो कितना आया अभी अबाउट बेस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेस, तो आया था 1/6 m और ये हाइट h²। ठीक उसी तरह यहाँ पर दो ट्रायंगल हो गया, एक इस डायगोनल के ऊपर और एक इस डायगोनल के नीचे। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो दोनों का अगर निकाल के ऐड कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट डायगोनल हमारा निकल जाएगा। आइए करते हैं, लिखते हैं IAC, डायगोनल वही है और उसी के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और चूंकि दो ट्रायंगल है तो ऑलरेडी आपको 1/6 ले लेना होगा। अब कितना ट्रायंगल है, दो, मास कितना हर एक का m/2 और ये कितना a/√2, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। I = r² dm, ठीक है। या फिर अगर सम करते हैं तो I = समेशन I = 1 to n r² और ये कितना mi। तो यहाँ पर m/2 2 हो गया और ये रेडियस a/√2 का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ गया ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 1/6 ये m, ये a² √2 से 2 हो गया, कितना आ गया 1/12 ma²। तो स्क्वायर का डायगोनल के अलोंग जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे 1/12 ma², चाहे आप इसके अलोंग निकालें या BD के अलोंग निकालें, ठीक है, ये BD के अलोंग भी उतना ही होगा। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे चले आवें टॉप टू बॉटम, x के अलोंग, ठीक है, या y के अलोंग, सॉरी, या y डैश के अलोंग या x डैश के अलोंग, सारे का रिजल्ट कितना आएगा 1/12 ma² आएगा।
और ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी यहाँ नहीं करनी, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं। सिंपली अगर इस ट्रायंगुलर शीट का आपको पता है तो आप स्क्वायर को भी दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड करके और आसानी से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायगोनल निकाल लीजिए। और ऐसे जो मैंने बोला है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जनरल जो रेक्टेंगुलर मेथड यूज़ किया था, रेक्टेंगुलर शीट के लिए जो मेथड यूज़ किया था वही मेथड यूज़ करके रिजल्ट ही यही आने वाला है आपका। इज दैट ओके? देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मैंने वहाँ पे स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर शीट या लैमिना होता है, ठीक है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि बीच में हॉलो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट और लैमिना अबाउट इट्स डायगोनल। अभी जब आपने देखा है स्क्वायर के लिए, ठीक उसी टाइप का मेथड या वही मेथड आपको यूज़ करना है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट हो जाते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है और ये ब्रेथ है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेमिंग कर दीजिए वर्टेक्स की ABCD और हमें निकाल लेना है इस डायगोनल के अलोंग। तो आप जानते हैं हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक लेना ही लेना होगा। तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने H ले लिया, ओके। तो ऐसा दो ट्रायंगल हो गया, उसके अंदर दो ट्रायंगल हो गया। तो एक की जो बेस है कॉमन है दोनों के लिए, ये जो डायगोनल है वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगा। अगर ये हमारा L है और ये H है तो यहाँ भी क्या होता है, वर्टेक्स 90 डिग्री पे होता है। तो वर्टेक्स 90 डिग्री पे होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √L² प्लस B² हो जाएगा, ओके। अब दो ट्रायंगल का एरिया वो किसके एरिया के बराबर होगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने के बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर है। और दो ट्रायंगल का एरिया तो 2 इंटू 1/2 बेस कितना हो गया, L² प्लस B²। और हाइट कितनी है, H। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर लीजिए L इंटू B। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें निकालना है मेन H, चूँकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना है। तो H इज इक्वल टू L इंटू B डिवाइडेड बाई √L² प्लस B²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मान लेते हैं ये हमारा टोटल मास था, तो आधे रेक्टेंगल का मास m/2, इधर भी आधे रेक्टेंगल का मास m/2, ठीक है। और ये बेस हो गया, उसके ऊपर एक ट्रायंगल हो गया जिसकी हाइट कितनी है, H है। तो आपको मालूम है कि अभी ट्रायंगुलर शीट के लिए आपने कितना निकाला, mH², 1/6 नॉट 1/2, 1/6 mH²। तो 1/6 आपका अटैच्ड रहेगा यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो अब अलोंग द डायगोनल जब आप निकालने जा रहे हैं तो IC 1/6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायगोनल, 1/6 कितना मास और कितना ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल और उसका मास m/2। और हाइट कितनी, हाइट ऑलवेज H² लिखाएगा या R² लिखाएगा। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, L² B² और ये √ओवर ख़त्म हो जाएगा, L² प्लस B² हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया आपका, m/6 L² B² डिवाइडेड बाई L² प्लस B²। तो ये डायगोनल के अलोंग दिए हुए रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इज दैट ओके? सो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट सर्कुलर hollow cone about its axis, या its axis। एक्सिस कहने का मतलब है कि जो वर्टेक्स से और सेंटर से होकर गुजरने वाला जो लाइन है ये वाला, ठीक है।
मान लेते हैं कि इस हॉलो राइट सर्कुलर कोन की रेडियस r है और ये स्लैंट हाइट l है। इज दैट ओके? आपको निकालना है इसके अलोंग y डैश के अलोंग, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक लेंथ x पे एकदम यहाँ से एक वो काट लेना है, x प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। एक क्या काट लेना है, स्लाइस काट लेना है, बिल्कुल सामने सामने, कहाँ से कहाँ तक, x से x प्लस डी एक्स, यानी इस की विड्थ कितनी हो गई, इस एलिमेंटल पोर्शन की विड्थ हो गई dx, ठीक है। इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r। अब आप देख रहे हैं कई सारे ट्राइंगल हैं, ए बी, इसको O बोल देते हैं, ये C, ठीक है, ये D, ये E और ये O डैश बोल देते हैं। अब आप देख लीजिए दो ट्राइंगल है, ADO, ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल ABO। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये ADO डैश है सॉरी, और ट्राइंगल ABO। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज़ कीजिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज़ कीजिए, ठीक है। और आप देखिए कि दिस रेडियस डिवाइडेड बाय दिस रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस slant height divided by this slant height. Therefore x is equal to x upon r is equal to x upon l into r। ये वाली रेडियस आपकी निकल चुकी है। इज दैट ओके? अब जब ये रेडियस निकल गई है तो एलिमेंटल मास आपका निकालना आसान हो जाएगा। दैट dm इज इक्वल टू मास अपॉन, ये कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया of the right circular cone is pi r l into ये कितना 2 पाई। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी इस तरह का वेट तो उसे खोल दीजिए, सरकमफ्रेंस उसकी लेंथ हो जाएगी। 2 पाई r कितने के बराबर है, x अपॉन l इंटू r, और ये वेट कितनी है, dx है। अब इसे अरेंज करके लिख लीजिए, m डिवाइडेड बाई दिस l स्क्वायर, ये 2 और ये x dx, dm भी निकल गया अब आपका। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, i y डैश इज इक्वल टू हाउ मच, dm मालूम है, x मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड दिस dm इज 2m डिवाइडेड बाई l स्क्वायर x dx। ये r स्क्वायर देखिए तो कितने के बराबर है, x अपॉन l इंटू आर का होल स्क्वायर। तो x अपॉन एल इंटू आर का होल स्क्वायर, 2m अपॉन एल स्क्वायर x dx। और इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से l तक, उसी हाइट के अलोंग, स्लैंट हाइट के अलोंग आपको चलना है। जो भी इसमें कॉमन निकलने वाला निकाल लीजिए, और जहां इंटीग्रेट होने वाला इंटीग्रेट करके फाइनली रिजल्ट लिख लीजिए। 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये खुलेगा तो l टू द पावर 4, और ये खुलेगा तो x स्क्वायर, और ये x, तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, इंटीग्रल 0 टू l x क्यूब dx। बहुत इजी हो गया, सॉल्व कर लीजिए। x क्यूब का l टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 l टू द पावर 4, एकदम इजीली आपका सॉल्व हो गया ये, ठीक है। डिवाइडेड बाई l टू द पावर 4, l टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये l टू द पावर 4 l टू द पावर 4 कट गया, लिमिट के बाद 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, i y डैश इज इक्वल टू m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ m r स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान देने लायक है इस रिजल्ट के थ्रू, कि देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर कोन का डिपेंडेंसी किस पे नहीं है, स्लैंट हाइट पे भी नहीं है और इस हाइट पे भी नहीं है, यानी स्लैंट हाइट और हाइट ऑफ द कोन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट सर्कुलर हॉलो कोन डिसाइड नहीं होता है। किस चीज़ से डिसाइड हो रहा है, उसकी दी हुई रेडियस से, बेस रेडियस से
ये डिसाइड हो रहा है। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट रिजिड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस जो वर्टेक्स से सेंटर होते हुए गुजर जाती हो, तो उसके अलोंग आपको निकालना है। तो ये मान लीजिए हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ये उसकी बेस है और बेस रेडियस आर है कैपिटल, ये हाइट है, ठीक है, हाइट कितनी h, ओके। तो आपको निकालना किसके अलोंग है? इसके अलोंग निकालना है। फिर से इसे y डैश और इसे y कह देते हैं। तो हमें एलिमेंटल मास निकालने के लिए काम करना है। तो यहाँ से वर्टेक्स से y हाइट पे क्या करें, एक r रेडियस का छोटा सा क्या कर लें, सर्कल काट लें, ठीक है, r और दूसरा y प्लस डी वाई पे, y प्लस डी वाई पे, ठीक है। तो ये हो गया थिकनेस, कितना, डी वाई थिकनेस हो गई इसकी, ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस, जैसा कि पहले केस में किया था हम लोगों ने। एलिमेंटल मास निकालने के लिए हमें ये जो डी वाई विड्थ है उसको रिलेट करना पड़ेगा। फिर से नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी ई, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये ओ और ये ओ डैश। तो देखिए ए डी ओ डैश ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी ओ, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से आसानी से आप आ सकते हैं। आर अपॉन आर इज इक्वल टू दिस वाई अपॉन दैट हाई एच, सो आर इज इक्वल टू वाई अपॉन एच इंटू आर। ये आपका निकल गया। अब यहाँ से इसका वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए छोटे वाले एलिमेंट की डी वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना है ये, तो ये हो जाएगा y अपॉन एच इंटू आर का होल स्क्वायर, और विड्थ कितनी है उसकी, dy। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया। अब एलिमेंटल मास भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड ये कितना है, पाई वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आर स्क्वायर डी वाई। स्क्वायर आपने ओपन कर लिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला गया, 3m, ये मल्टीप्लाई होकर एच क्यू हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये डी वाई हो गया। अब जब आपने ये छोटा सा विड्थ वाला काटा है तो ये एक शेल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टॉप सरफेस के थ्रू आपने उसको काट के अंदर से निकाला है। तो एक पतले से हॉलो सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन का जो आपने किया था वैसा ही ये यहाँ पर हो गया। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला जब वो हॉलो था तो वो कितना आया था, आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू 1/2 m आर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो m यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस सॉलिड राइट सर्कुलर कोन के लिए निकालेंगे, सॉलिड कोन के लिए, तो शेल को ध्यान में रखते हुए आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल लिमिट 0 टू h। मास कितना है हमारा, मास एज इट इज़ आपको पुट कर देना है, लेकिन ये वाले लिमिट के साथ पुट करना है, 1/2 के साथ। क्यों, क्योंकि शेल को ध्यान में रखकर आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं। देयरफॉर शेल मतलब हॉलो राइट सर्कुलर कोन का पहले जो आपने निकाला है उसको ध्यान में रखकर। अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है वो एक शेल की तरह ही या हॉलो सर्कुलर कोन में जिस तरह कटा था वैसा हमने कंसीडर करके यहाँ पर काम किया है। अब ये पुट कर दीजिए पूरा, 3m अपॉन एच क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसे अरेंज कर लीजिए, ये हो गया 3/2 m, ये h टू द पावर 5 और ये वाई स्क्वायर, तो इंटीग्रल 0 टू h
y टू द पावर हाउ मच 4। ये आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये यहाँ बाहर आ गया, और ये dy सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो गया। ये 3/2 mr² h टू द पावर 5, और इसे सॉल्व करेंगे h टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। h टू द पावर 5 से h टू द पावर 5 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 3/10 mr²। यहाँ भी देख लीजिए, ये y डैश जो आपने सॉलिड राइट सर्कुलर कोन के लिए निकाला है वो ना हाइट पे ना स्लैंट हाइट पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उनका जो बेस रेडियस है उस पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। और कितना रिजल्ट आ गया 3/10 mr²। देखिए अगर ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, जो मैंने बताया कि हॉलो राइट सर्कुलर कोन को ध्यान में रखकर अगर आप इसको नहीं बढ़ते हैं, चूँकि आपने एलिमेंट जो कंसीडर किया हुआ है वैसा ही कंसीडर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस से होकर गुजर रहा है और बहुत थिन है, बहुत थिन है, तो उसे हॉलो जो राइट सर्कुलर कोन का मेथड है उसकी तरह आप यूज़ करते हैं। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एनी एक्सिस ईजी हो जाए, इसके लिए दो अलग अलग थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो सबसे पहले देख लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि एक किसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होनी चाहिए, तो दूसरे के अलोंग आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मान लीजिए कि ये कोई एक रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे है। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास है। और ये जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी आपको दिख रही है, वो इस बोर्ड के प्लेन में है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है। दिस इज सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कि इसके ठीक पैरेलल इस बॉडी से होते हुए एक और एक्सिस गुजर रहा है जो कि एग्जैक्टली इस दिए हुए सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, और दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r है। ओके, तो एक सेंटर ऑफ मास और दूसरा कोई और एक्सिस जो कि इस दिए हुए सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के एग्जैक्टली पैरेलल है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टिकल ith पार्टिकल है जो कि इस प्लेन में नहीं है। किस प्लेन में? जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, उस प्लेन में नहीं है। वहाँ से आपने इस ith पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचा हुआ है इस लाइन पे, और दूसरा परपेंडिकुलर कहाँ खींचा हुआ है? यहाँ पे। ठीक है, और इस दोनों के बीच का ये डिस्टेंस फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये सामने r है तो ये भी r हो जाएगा। अब इन सब की नेमिंग कर देते हैं। ये O, ये O डैश, ये मान लेते हैं कि A, ये B, ये कोई ith पार्टिकल P। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ये ओरिजिन मान लेते हैं 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा? r 0 0। मान लेते हैं कि ये x एक्सिस के अलोंग है प्लेन, और ये y एक्सिस के। ठीक है, तो ये प्लेन हो गया, तो ये z हो गया ना, तो क्या हो गया? ये O, और इसको मान लेते हैं z डैश। क्लियर है? कोऑर्डिनेट एक्सिस से आपने अटैच कर दिया। अब z के अलोंग है तो ये हाइट तो कुछ हो जाएगी, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 0 z i बोल देते हैं, क्योंकि ith पार्टिकल की बात हो रही है। इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट xi, yi एंड zi। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना हो जाएगा? ऑलरेडी ये r है, y कुछ नहीं है, और ये zi। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि p जो ith पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का लिया हुआ है वो इन दोनों एक्सिस के प्लेन में नहीं है, जो दोनों एक्सिस पैरेलल है। और इस पॉइंट से हमने यहाँ परपेंडिकुलर एक बार खींचा और एक बार यहाँ परपेंडिकुलर खींचा। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि एक ट्रायंगल बन गया उसमें दो राइट एंगल कैसे हो सकता है, नहीं नहीं।
सो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, आई जेड डैश ओ डैश। ठीक है, ये ith पार्टिकल है, तो सिग्मा तो हमें लेना होगा i इज इक्वल टू 1 to n एम आई, और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज पी बी स्क्वायर। अब चूंकि कोऑर्डिनेट्स के सहारे हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं, चाहते तो एलिमेंटल फॉर्म में भी आसानी से कर सकते हैं। ये कितना हो गया, देख लीजिए, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो वो सब रूट्स में आते हैं, आपको पता है ये बात। डिस्टेंस जब कोऑर्डिनेट्स में निकालते हैं तो ये एक्स आई माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर, और इन सभी रूट के ऊपर ये स्क्वायर, तो वो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, मैंने उसे लिखना ज़रूरी नहीं समझे। अब इसे एक्सपैंड करके लिख लीजिए, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज एम आई। ये एक्सपैंड कीजिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, यहाँ से एक्स आई स्क्वायर अलग और ये वाला वाई आई स्क्वायर एक साथ पहले हम लिख लेते हैं। z माइनस जेड तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है। दूसरा टर्म आएगा इसका 2ab वाला टर्म माइनस के फॉर्मेट में, तो ये माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, कितना आ जाएगा, ये ओपन कीजिए, कितना हो जाएगा ये एम आई 2 एक्स आई आर, इज दैट ओके। और तीसरा आ जाएगा ये आर वाला टर्म, ठीक है, तो वो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर स्क्वायर। एक तो ये आपने निकाल लिया आई जेड डैश ओ डैश के अलॉन्ग, दूसरा निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग दिस लाइन जेड ओ जो कि सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, आई जेड ओ कितना हो जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m एम आई, और ये कितना है देख लीजिए, पी ए डिस्टेंस है, तो ये पी ए का होल स्क्वायर। फिर से वही पूरा सिस्टम लेके आप चलिए, आई इज इक्वल टू 1 to m एम आई, और ये डिस्टेंस देख लीजिए कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट माइनस ज़ीरो इस साइड वाला, तो कितना हो गया वो एक्स आई स्क्वायर, उसी तरह वाई आई स्क्वायर, ये वाई आई माइनस ज़ीरो उतना ही, और z माइनस जेड ज़ीरो हो गया, ठीक है। होल स्क्वायर होता ये चूँकि रूट में जाता है ऐसे, और फिर उसका स्क्वायर होता तो कैंसिल आउट हो जाता। ये कितना हो गया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर। देखिए यही चीज़ यहाँ पर ये वाला टर्म है ना, तो ये क्या है, जेड ओ जब आपने लिया है तो वो सेंटर ऑफ मास से होकर क्रॉस कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली लाइन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है। देयरफॉर इस पूरे को आप क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, ठीक है, या अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब आइए इस टर्म को डील कीजिए। यहाँ पर है एम आई एक्स आई, आर को कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एम आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to m। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, m, और ये बताएगा आपको एक्स सी एम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का यही फॉर्मूला होता है। तो जब एक्स सी एम ऑलरेडी आपने कहाँ लिया हुआ है, ऑरिजिन पे लिया हुआ है, तो जब ऑरिजिन ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म इसके ज़ीरो होने के कारण एक्स सी एम को ऑरिजिन पर रखा हुआ है, तो ये पूरा टर्म कितने के बराबर, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हो गया पूरा, क्यों, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास को कहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, ऑरिजिन पर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन पर कंसीडर किया हुआ है, देयरफॉर ये टर्म ज़ीरो के बराबर, तो ये टर्म ज़ीरो के बराबर, तो ये पूरा ख़त्म। अब आइए सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो फिर से कॉमन, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये आई इज इक्वल टू 1 to n और एम आई कितने के बराबर, टोटल मास के बराबर, तो आर स्क्वायर एम या एम आर स्क्वायर।
तो अब आप इस दिए हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं z डैश o डैश के अलोंग, तो आपको अगर सेंटर ऑफ मास के दिए हुए रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो उसमें क्या ऐड करना है, टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी and the perpendicular distance between the parallel lines of the moment of inertia. This is parallel axis theorem. Is that okay? क्लियर हो गया कि अगर सेंटर ऑफ मास से होकर एक एक्सिस गुजर रही है और दूसरी रिजिड बॉडी में उसी एक्सिस के पैरेलल दूसरी एक्सिस गुजर रही है, तो जो सेकेंड वाली एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से नहीं क्रॉस कर रही है, अगर उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट है, इसका बड़ा फायदा मिलता है। आइए एक दो एग्जांपल छोटा छोटा देख लेते हैं। जैसे आपने एक थिन रॉड का उसके एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ठीक सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करने वाली लाइन के थ्रू जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ऑफ लेंथ L एंड मास M, तो आपको याद होगा ये अब सेंटर ऑफ मास हम लिख रहे हैं, कितना आया 1/12 mL², यही आया हुआ था, याद कर लीजिए अच्छे से। अब हमें निकालना है इसके एंड पर, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इस बार हम मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास का है लाइन और ये y डैश एंड पे। तो अब जब हम y डैश के अलोंग निकालना चाहते हैं दैट इज इक्वल टू ICM प्लस टोटल मास एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है और ये कितना है 1/12 mL² प्लस mL/2 होल स्क्वायर। ऐड कीजिए, ये हो गया 12, ये mL² और यहाँ डिनोमिनेटर में 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 mL²। ऐड कर लीजिए 4 mL² डिवाइडेड बाई 12, कैंसिल आउट हो गया 1/3 mL²। याद कीजिए जब एक एंड से निकाल रहे थे तो यही रिजल्ट आया था, कितना इजीली अब आ गया। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अलोंग आपने निकाला, कितना आया, यही तो उसका सेंटर ऑफ मास भी है, तो ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग जब आपने निकाला उस वक्त तो ये आ रहा था आपका 2/5 mR², अगर रेडियस इसकी R है। अब आप चाहते हैं कि किसी पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ऐसे गुजर जाए और उसके अलोंग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, तो अब आप मान लेते हैं कि ये y और y डैश के अलोंग निकालना चाहते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू ICM प्लस व्हाट इज mR²। इस बार तो वही डिस्टेंस है, ये कितना है 2/5 mR² प्लस mR², कितना हो जाएगा ये 7/2 mR²। तो अब इस तरह के रिजिड बॉडीज का अगर निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर सिंपली यहाँ से निकालना चाहते हैं तो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, ऐसे न जाने कितने और फिगर्स का जिसका सेंटर ऑफ मास के अलोंग आपको पता हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको मालूम हो तो आप आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द गिवन लाइन निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें यह है कि मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है और वो XY प्लेन में है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा XY प्लेन है, ये X और ये Y, और एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग Z एक्सिस है। ठीक है, ये Z डैश, ये मान लेते हैं X डैश और ये
वाई वाई डैश। ठीक है, तो अगर कोई ith पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया, तो ये हमारा ये बन गया और दूसरा ये। इज दैट ओके? क्या है ये? यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और z एक्सिस से भी देखिए तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ये। ठीक है, ऑफ ith पार्टिकल। तो हम अगर इसे ri कह दें, और ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है, x के अलोंग है ना, तो ये y से डिस्टेंस है आपकी कितनी, xi, और ये x से कितनी डिस्टेंस है, yi, y के पैरेलल है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, z डैश, तो कितना हो जाएगा? ith पार्टिकल के लिए i इज इक्वल टू 1 to n, रिजिड बॉडी के लिए लिख रहे हैं तो पूरा एक्सपेंड कर दें, mi, और दिस इज ri, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस। ठीक है, ये ri आपने लिया हुआ है। नाउ सी दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर यहाँ से आप देखते हैं तो आप देखिए इस दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं ये सामने सामने xi, तो ri कितना हो जाएगा, ri हो जाएगा xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप जब उसे एक्सपेंड करेंगे i इज इक्वल टू 1 to n mi, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, रूट ख़त्म हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर लें, i इज इक्वल टू 1 to n mi, दिस इज xi स्क्वायर प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi yi स्क्वायर। ठीक है, जहाँ xi क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, y एक्सिस से, किसकी, ith पार्टिकल की। ठीक है, तो ये भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, किसके अलोंग, y डैश के अलोंग। उसी तरह यहाँ देख लीजिए yi क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, x एक्सिस से, किसकी, ith पार्टिकल की। देयरफॉर ये क्या हो गया, x डैश हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसे ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। अगर किसी एक एक्सिस के अलोंग निकालना है तो दोनों जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके अलोंग निकालकर उन्हें ऐड कर दीजिए, तीसरे वाले के एक्सिस के अलोंग आसानी से आपका रिजल्ट मिल गया। तो ये कितना हो गया, i x डैश i y डैश। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप इसे ऐसे भी आसानी से लिख सकते हैं। ओके, आइए एक छोटा सा एग्जांपल इस पर देख लेते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। रेक्टेंगुलर शीट के बारे में ऑलरेडी हमने समझ लिया था कि अगर रेक्टेंगुलर शीट के बीचों बीच और किसी एक एज के पैरेलल हम निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। इस बार निकालना क्या है हमें, इस बार निकालना है कि ये जो शीट है वो ऐसे y एक्सिस और x एक्सिस के प्लेन में है और हम निकालना चाहते हैं इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो y डैश x डैश जैसे भी आपको लिखना है आप लिख लें। और आपको मालूम है कि अगर किसी एक एज के पैरेलल एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शीट के मिडिल से होकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली लाइन गुजरती है तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा रिजल्ट 1/12 ml स्क्वायर या 1/12 mb स्क्वायर, अगर ये लेंथ और वो ब्रेथ है तो, यानी जिसके अलोंग आप लेते हैं उसके अलोंग आपको क्या करना है, वो वाली लेंथ नहीं लेनी है मिडिल से जब लेते हैं तो। क्लियर है, y एक्सिस के अलोंग आपका ये आ जाता था, जाके देख लीजिए, और x एक्सिस के अलोंग आपका ये आता। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती, मिडिल से आपको निकालना होता पैरेलल टू वन ऑफ द एज। अब z एक्सिस के अलोंग आपको निकालना है, देयरफॉर i z डैश इज इक्वल टू i x डैश प्लस i y डैश। वैल्यू पुट कीजिए, ये आपकी ब्रेथ है। ठीक है, तो x डैश के अलोंग कितना है 1/12 mb स्क्वायर प्लस 1/12 ml स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए 1/12 m
और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर यही आप ऐसे इसके थ्रू नहीं जाकर निकालते मैथमेटिकल अप्रोच से, तो आपको काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता, वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए y से x डिस्टेंस पे, चूँकि ये x एक्सिस है, तो आप अगर ये dx एलिमेंट लेते तो उसको अगर एक्सपेंड करते यहाँ तक आ जाता। ठीक है, उसी तरह x पे x एक्सिस से y डिस्टेंस पे dy एलिमेंट ऐसे लेते और उसे एक्सटेंड करके यहाँ से ऐसे ले जाते, देख लीजिए तो क्या होता, यहाँ से एक ऐसा आपको शेप बनता हुआ नज़र आता एलिमेंटल फॉर्म में, जिसकी एक जगह विड्थ dx और एक जगह विड्थ dy, और ये डिस्टेंस हो जाती r, जो कि रूट अंडर ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फिर से एलिमेंटल मास निकालना होता, वो एलिमेंटल मास हो जाता मास ऑफ द गिवन रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ, और एलिमेंटल एरिया कितना हो जाता dx इंटू डी वाई। क्लियर है, dx और dy, यही देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको डबल इंटीग्रेशन के दौर से गुजरना पड़ जाता और एक छोटा मोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ तक पहुँचते, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस तरह के फिगर का अगर आपने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, आपको मालूम है, तो आप रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।